ये हम स्टार्ट करें अब। एक तो ये देखें, हमें दो वेक्टर स्पेस गिवन है, टी फ्रॉम यू टू वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यू का बेसिस बी हो गया और वी का बेसिस बी डैश हो गया। ठीक है, और जो बी के वेक्टर्स की जो इमेजेस होंगी, ये जो इमेजेस हैं बी के वेक्टर्स की, वो कहाँ चले जाएंगी, वे में आ जाएंगी। और वी का बेसिस हमें दे रखा है, जनरेटिंग सेट दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि TU1 TU2 TUN को इनके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, नोटेशन ली है इन्होंने A11 A21 लिया है, यहाँ AM1 हम आमतौर पे लेते हैं ना A11 A12, ऐसा इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि हमें मैट्रिक्स उसी फॉर्म में मिल जाएगा जो आमतौर पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट ये जो हमने यहाँ U1 को V1 V2 VM के U1 की इमेज को V1 V2 VM की टर्म में लिखा है, U2 की इमेज को लिखा है। तो ये जो कोफिशिएंट्स की जो कोफिशिएंट्स की जो मैट्रिक्स बनती है ना, वो ये मैट्रिक्स बनी। और इसका ले लें ट्रांसपोज, इसका हम ले लें ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स आई ना A11 A12 A1n, हमारे पास क्या था, यू टी ट्रांसफॉर्मेशन थी यू से वी में। ठीक है, और बी के बेसिस क्या थे, बी के बेसिस थे U1 U2 U3। बी में था U1 U2 UN। ठीक, और बी डैश में क्या थे, बी डैश में क्या थे V1 V2 VM। तो टी बी बी डैश जो मैट्रिक्स बन रही है वो m बाई n की मैट्रिक्स बन रही है, m बाई n। ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और टी बी बी डैश ये जो नोटेशन है मैट्रिक्स की, स्क्वायर ब्रैकेट से ये मैट्रिक्स बताता है। तो ये मैट्रिक्स है जो ट्रांसफॉर्मेशन की बी बी डैश जैसे नोटेशन ली हुई है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि ये मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, ये मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। ये जो पहला जो कॉलम है, पहला जो कॉलम है, इसको देखिए, ये जो वेक्टर्स लिए, ये जो स्केलर हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं, U1 की इमेज को इनके बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो ये जो है हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। अगर हम लिखें कि बी डैश ये जो बी डैश है, बी डैश के कॉम्बिनेशन में इसको लिखा हमने, U1 की इमेज को इनके कॉम्बिनेशन में लिखा है। तो जो स्केलर्स आएंगे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू बी डैश होंगे। तो ये जो पहला जो कॉलम है ना, ये जो पहला कॉलम है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टी टी यू वन के कोऑर्डिनेट, TU1 के कोऑर्डिनेट है। इसी तरह ये क्या है, ये TU2 के कोऑर्डिनेट है, ये TUN के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, ये बी के वेक्टर्स की इमेजेस के कोऑर्डिनेट्स ये लिए हुए हमने यहाँ, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं V1 V2 VM, तो TU1 किसके इक्वल है, इनकी मल्टीप्लीकेशन के, A11 V1 प्लस A21 V2 प्लस AM1 VM। ठीक, इस तरह TUN किसके इक्वल है, A1n V1 प्लस A2n, ये जो ऊपर जो लिखा था। तो जब भी ये मैट्रिक्स लिखनी हो ना, ये जो मैट्रिक्स लिखनी हो, तो आपने ध्यान रख लेना है कि यहाँ तो आपके पास लिखे जाएंगे बी के वेक्टर्स की इमेजेस, यहाँ लिख लें बी डैश के वेक्टर्स। और ये जो है स्केलर्स, ये क्या हैं, जब U1 की इमेज को इनके कॉम्बिनेशन में लिखते हो तो ये स्केलर्स आते हैं। U2 की इमेज को इनके बी डैश के वेक्टर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो ये स्केलर्स आते हैं। तो जब भी हमें मैट्रिक्स बनानी हो तो ये तरीका याद रखेंगे। इससे और आगे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जिसकी मैट्रिक्स गिवन है रिलेटिव टू
ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश। हमें गिवन है टी बी बी डैश, ठीक है ये बात। हमें चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें बेसिस की इमेजेस पता लग जाए। मैं इन्हें नाम देता हूँ सपोज u1, इसको देता हूँ u2 और इसको नाम दे देता हूँ v1, v2, v3। u1 u2 की अगर हमें इमेजेस का पता लग जाए तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करें? आप आर्बिट्रेरी वेक्टर को R2 के आर्बिट्रेरी वेक्टर को इन बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिख लो। मान लीजिए आपने लिखा A11 प्लस B02 और ये A और B की वैल्यू आ जाएंगी क्यों कंपेयर करके, ठीक है, A और B आ जाएगा। आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। आप TXY जब दोनों तरफ अप्लाई करोगे तो आपका ये बन जाएगा AT11 प्लस BT02 बन जाएगा। मतलब अगर T11 पता हो, 11 की इमेज पता हो, 02 की इमेज पता हो, मतलब बेसिस के वेक्टर्स की इमेजेस पता हो तो TXY आ जाएगा ना। तो हमारा पर्पज क्या है, u1 और u2 की इमेज। अब फिर से देखो इस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ना उसको देखें। मैंने पीछे बताया था कि आप यहाँ लिखो TU1, यहाँ लिखो TU2, यहाँ लिख लो V1, V2 और V3। तो आपका TU1 किसकी इक्वल होगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, समझ गए। TU2 क्या है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और 1 इंटू U3, ये यहाँ दिया हुआ है। तो आपके पास आ गए ना, U1 U2 की इमेजेस आ गई, ये आ गई हमारी U1 की इमेज, U2 की इमेज। बस आपने यहाँ पुट करना है A और B की वैल्यू फाइंड आउट करके XY के टर्म में, जैसे यहाँ किया होगा। A और B फाइंड आउट करें, अगले पेज पे देखें, ठीक है। A और B की वैल्यू आ गई XY की टर्म में, तो हमने लिख लिया XY को A U1 प्लस B U2। अब ले ली ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ही चुके हैं हम, यहाँ पुट करें और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। तो एक तो ये ध्यान रखें कि ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो ना तो हमें बेसिस की इमेजेस का पता होना चाहिए। अब देखें ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज डिफाइंड बाय दिस। हमने ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 R4। अब आपका ये तो है B, मतलब ये है आपके U1 U2 और U3, और ये है आपके V1 V2 V3 V4। तो जो मैट्रिक्स हमारी मिलेगी TBB डैश TBB डैश, जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की होगी, वो होगी 4/3 की, 4/3 की। और इस मैट्रिक्स में होता क्या है ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे U1 की इमेज, यहाँ लिखेंगे U2 की इमेज, यहाँ लिखेंगे U3 की इमेज, और यहाँ आ जाएगा V1 V2 V3 V4। तो U1, पहले तो U1 की इमेज फाइंड आउट करो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ से U1 आ जाएगा, U1 की भी इमेज आ जाएगी, यहाँ फाइंड आउट की हुई है। देखिए ये जो है आपका, ये है TU1, जो नोटेशन मैं ले रहा हूँ, ये है TU2 और ये है TU3, दिस इज TU3। उसके बाद क्या करें, आपने इमेजेस को B डैश के वेक्टर कॉम्बिनेशन में लिखना है। TU1 जो कि ये है 1 2 0 0, किन के कॉम्बिनेशन में लिखना है, इनके कॉम्बिनेशन में, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस है तो सीधा 1 E1 प्लस 2 E2 0 0 आ जाएगा। तो जो मैट्रिक्स आएगी तो U1 की इमेज को इनके कॉम्बिनेशन में लिखने में जो स्केलर आएंगे वो पहली कॉलम बनेगी। U2 की इमेज को इनके कॉम्बिनेशन में लिखेंगे V1 V2 की, तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो यहाँ लिखेंगे। तो आपका कॉलम क्या बन गई है, 1 2 0 4, यहाँ आ जाएगा 1 2 0 और 4। तो अगले में क्या आ जाएगा 1 0 2 6, 1 0 2 6, और इसी तरह जो थर्ड वन है
1 1 माइनस 1 0, 1 1 माइनस 1 0, ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है फिर से। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगले पे आ जाएं। ये देखिए मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R3 on R3 relativity ordered basis B is this। मतलब हमें ये जो मैट्रिक्स गिवन है ना, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू दिस बेसिस, ये जो गिवन है ये है T बी बी, दोनों सेम है ये बी बी। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ T ऑन R3 रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस इज दिस। तो हम इसको शॉर्ट में सिर्फ इतना लिख सकते हैं, TB, ये TB गिवन है। ठीक है, आपका B और B डैश सेम है। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है टी बी डैश बी डैश। ये ध्यान रखें, इसको शॉर्ट में टी बी डैश लिख दें, क्योंकि एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, सेम है ये मैट्रिक्स, इसलिए। अब देखिए मैंने आपको बताया, अगर ये मैट्रिक्स है, इसी बी और बी हम दोनों सेम ले रहे हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ से U1 U2 U3। ये आपका U1 की इमेज यहाँ लिखें, U2 की इमेज यहाँ लिखें, U3 की इमेज यहाँ लिखें, और यहाँ लिख लें U1 U2 और U3। तो TU1 किसके इक्वल होगा, इनके मल्टीप्लीकेशन के, इसकी मल्टीप्लीकेशन की। तो यहाँ जो लिखा है ना, वो यही लिखा हुआ है, TU1 इज इक्वल टू 0U1, यहाँ देखिए 0U1 1U2 माइनस 1U3, ये लिखा। तो ये आ जाते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड बेसिस के इमेजेस पता लग गई। ठीक है ना, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे पहले। अगर हमें ये टी बी डैश फाइंड आउट करना हो तो ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिएगी हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमें इमेजेस ये पता लग गई हमें, स्टैंडर्ड बेसिस की U1 U2 U3 की इमेजेस हमारे पास हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर्बिट्रेरी वेक्टर लो। ठीक है, इनको स्टैंडर्ड बेसिस के एक्सप्रेशन में लिखा। अब अगर हम दोनों तरफ टी अप्लाई करें तो इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, ऊपर पता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। एक बात, अब आपको चाहिए टी बी डैश, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। टी बी डैश जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, वो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें मैं इनको ना नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ, कि ये मान लीजिए आपका V1 है, ये V2 है, और ये V3 है। ठीक है, तो टी बी डैश जो मैट्रिक्स आएगी वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखें TV1 TV2, यहाँ लिखें TV3, और इधर लिख लीजिए V1 V2 और V3। तो ये जो पहली कॉलम होगी ना, यहाँ जो ये जो पहली कॉलम है, इसमें क्या आएगा, TV1 को इनके कॉम्बिनेशन में लिखो, और जो स्केलर आएगा वो आ जाएगा। TV1 कितना है, ये है, दिस इज TV1। ठीक, और V1 V2 V3 के कॉम्बिनेशन में लिखना है हमने। ये जो कैसे लिखना मैं आपको बताता हूँ। TV1 इज इक्वल टू से, मैं इनको XYZ ले लेता हूँ, XV1 प्लस YV2 प्लस ZV3, ये आपका है TV1 ट्रांसफॉर्मेशन, ये है TV1। इसको आपने लिखना है V1 V2 V3 के कॉम्बिनेशन में, से XV1 प्लस YV2 प्लस ZV3, इसको इनके कॉम्बिनेशन में लिखना है। और ये जो लिखने में जो XYZ आपको मिलेंगे,
ये यहाँ आएंगे, ये एक्स वाई जेड, TV1 इनके मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे TV1 इज इक्वल टू, दरअसल ये एक्स वाई जेड ये आते हैं, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर लो, एक्स वाई जेड ये आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो पूछ दे, मैं इसका पहले वाले का एक बार निकाल के दिखाता हूँ। ये है आपका इधर, इधर तो है आपका, मैं यहाँ लिख दूँ, यही लिखता हूँ। ये है आपका 1 -1 0। मान लीजिए आपका ये है x, ये है y, ये है z। तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, वो क्या बनेगा? x यहाँ आएगा -y प्लस z इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा -x प्लस जेड, -x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये आया आपका 0। ये इक्वेशन बनी। यहां से देखें आप, y माइनस जेड कितना बनेगा? y माइनस जेड -1, या तो x, तो इससे तो x 0 आ रहा है हमारा इसमें। ये -x प्लस जेड y -1, ये कहीं गड़बड़ लग रही है। मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ ना इसको, तो हमें ही मिलता है x तो बनता है 0, x तो बनता है 0, -x प्लस जेड 0, -x प्लस जेड 0, तो y -1 हो जाएगा, y -1 हो जाएगा। और y -1 है तो z 0 हो जाएगा। तो क्या ये ट्रू है? 0 -1 0 से आ जाएगा, ये 0 -1 से आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमारी जो ये जो पहला कॉलम आ रहा है ना, 0 -1 0 बन जाएगा, 0 -1 0, ये पहला कॉलम आ जाएगा। ठीक है। इसने बुक में क्या दिखाया है? बुक में नहीं है ये, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए फर्स्ट कॉलम कैसे निकाली है। और दूसरी कॉलम क्या आएगी? दूसरी कॉलम आप इसको लिखोगे किन के कॉम्बिनेशन में? V1 V2 V3 के कॉम्बिनेशन में, और फिर सिंप्लीफाई करोगे। तो ये आपके जैसे मैंने फाइंड आउट किया ना अभी, ये आप सिंप्लीफाई करके देखना इसको। ठीक है, इससे और आगे चलते हैं। ये जो है नेक्स्ट, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, ये है क्या? देखिए, B1 बेसिस है वेक्टर स्पेस V का, और B2 कोई और वेक्टर, मतलब एक ही वेक्टर स्पेस के आपके पास दो बेसिस हैं, एक B1 और एक B2। ठीक, B2 के वेक्टर्स को, क्योंकि दोनों ही बेसिस है, दोनों ही जनरेटिंग सेट है, तो इन वेक्टर्स को इनके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, इनको इनके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो हमने क्या किया? V1 V2 Vn को इनके कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ठीक है, आगे देखें, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी ऐसा लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा। इसका ले लो ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स आई है, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई है, ये जो मैट्रिक्स है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मैट्रिक्स को क्या लिखा है? ट्रांजिशन मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन मैट्रिक्स, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। और इसको ऐसा लिखें, मैं इसको नाम देता हूं P इज ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2, ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2। अब इसका काम क्या होगा वो देखें। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो है, ये क्या बताता है हमें?
हमें ये बताता है कि अगर हमें किसी वेक्टर v के कोऑर्डिनेट b2 के रिस्पेक्ट में पता हो, ठीक, तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स से इस तरह मल्टीप्लाई करने पर हमें v के कोऑर्डिनेट b1 के रिस्पेक्ट में मिल जाएं। समझ रहे हैं आप? इस एक्सप्रेशन में p vb2 vb1, vb2 का मतलब क्या है? v के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू b2, ये क्या है v का कोऑर्डिनेट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू b1। तो इस मैट्रिक्स का काम क्या हुआ? इस मैट्रिक्स का काम ये हुआ कि अगर हम इस मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर दें v के कोऑर्डिनेट b2 के साथ, तो हमें v के ही कोऑर्डिनेट b1 के साथ मिल जाएंगे। यहाँ हम b2 के कोऑर्डिनेट पता हैं, b1 के फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक तरह से b2 से b1 पे जा रहे हैं ना, b2 से b1 पे जा रहे हैं ना। और ट्रांजिशन मैट्रिक्स का नाम क्या ले रहे हैं हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स का नाम लेते हैं b1 टू b2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखें। ट्रांजिशन मैट्रिक्स का नाम तो हमने रखा है फ्रॉम b1 टू b2, ट्रांजिशन मैट्रिक्स का नाम तो रखा है b1 टू b2, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है b2 से b1 पे ले जाना कोऑर्डिनेट को, b2 के रिस्पेक्ट में पता है, b1 के रिस्पेक्ट में निकालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखें। जब आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स b1 टू b2 दे रखी हो, b1 से b2 में ट्रांजिशन मैट्रिक्स दे रखी हो, तो आपको कौन सा रिलेशन यूज करना है? ये कौन सा रिलेशन है जिसमें b2 के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट गिवन है, b1 के रिस्पेक्ट में निकालने हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखें। और इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? b1 टू b2 जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकलेगी उसको निकालने का तरीका क्या है? ये देखिए क्या था, मैं इसमें पहली जो कॉलम है ना, a11 a12 ये जो है, कहाँ गया? ये देखिए a11 a12 a13 जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो ये है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसमें a11 a12 अप टू a1n, a21 a22 a2n और an1 an2 और ann। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये v1 के कोऑर्डिनेट हैं, v1 के कोऑर्डिनेट हैं किसके रिस्पेक्ट में? b1 के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ तो लिखता हूँ u1 u2 un, ये b1, और यहाँ लिखता हूँ मैं v1 v2 vn। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स का नाम क्या है? b1 से b2। तो आप ये ध्यान रखें कैसे लिखनी है। b1 के तो वेक्टर यहाँ लिख लिए, b2 के यहाँ लिख दिए, तो v1 कैसे आएगा? इनको मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करके आया ना। v2 कैसे आएगा? v2 आएगा u1 a21 u2 a22। तो जिस तरीके से ये मैट्रिक्स लिखी है ना, बस ये ध्यान आपने रखना, ये अगर आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है b1 से b2 में, तो b1 के यहाँ लिख दिए वेक्टर, b2 के यहाँ लिख दिए और कोऑर्डिनेट लिख दिए, v1 के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, b1 के रिस्पेक्ट में, v2 के कोऑर्डिनेट b1 के रिस्पेक्ट में, इस तरह से। ठीक, सिर्फ इतना इतना हमने सीख लिया। अब आगे मैं ना क्वेश्चन करता हूँ कैसे क्वेश्चन करने हैं, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्वेश्चन बताता हूँ, ये छोड़ो। ये देखें एक बार, ये क्या है? लेट x बी रिलेटिव टू स्टैंडर्ड, ये x है वेक्टर रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू बेसिस दिस
यूज चेंज ऑफ बेसिक में ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब आप इसको समझो कि किसको हम किसके रिस्पेक्ट में क्या करना हमने। देखिए हमें एक वेक्टर गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में गिवन है। आप b1 तो ले लो स्टैंडर्ड बेसिस से, मैं इनको नाम दे देता हूँ से u1 u2 u3 u1 u2 u3, ठीक है। और दूसरा जो है कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू दूसरा बेसिस रखा वो है b2, इसको लिख लेते हैं हम सपोज v1 v2 एंड v3, ठीक है। क्या करना है, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट, हमें x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं किसके रिस्पेक्ट में, b2 के रिस्पेक्ट में। तो जो मैंने पीछे बताया था उसका ध्यान करें, x के बजाय आप इसको v कह लो, ठीक है ना, इसको v कह लो एक बार, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, v के कोऑर्डिनेट b2 के रिस्पेक्ट में, b2 के रिस्पेक्ट में, ठीक। और वो भी कब, वो भी कब, जब हमें यहाँ मैट्रिक्स है और यहाँ v के कोऑर्डिनेट b1 के रिस्पेक्ट में दे रखे हो। आप ध्यान करें उसको, रिजल्ट को वापस दिखा देता हूं मैं। ये था वो रिजल्ट जो है ना, ये था। अगर हमें b1 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करने हैं, b2 रिस्पेक्ट में गिवन है, तो ऐसा लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोला बिल्कुल वैसे ही लिखना आपने। अब आप आगे देखें, देखिए b2 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, b1 के रिस्पेक्ट में गिवन है p मैट्रिक्स। अब ये जो रिलेशन आप देखें, b1 से b2 पर जा रहे हैं ना हम, जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं b1 के रिस्पेक्ट में गिवन है, b2 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। एक तरह से कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो हम b1 से b2 पे जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होगी, b2 टू b1 होगी। फिर ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स p है ना, ये b2 टू b1 होगी। मैंने आपको बताया था कि काम इनका उल्टा है, नाम उल्टा है। काम तो ये है इसका कि b1 से b2 में जा रहे हैं, लेकिन ट्रांजिशन मैट्रिक्स का जो नाम है ना वो उल्टा होता है, b2 टू b1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और b2 टू b1 मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो आपने यहाँ तो लिखो b2 के वेक्टर से v1 v2 v3, और यहाँ लिखिए b1 के वेक्टर u1 u2 u3, ठीक है। ठीक है, एक बार ये मैट्रिक्स आ जाएगी ना तो बस हमें मल्टीप्लाई करना है। और ये मैट्रिक्स आएगी कैसे, u1 किसके इक्वल, ये मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएंगे ना। तो ये जो तीन पोजीशन है ये कैसे फिल होंगे, कोऑर्डिनेट चाहिए हमें u1 के कोऑर्डिनेट चाहिए हैं इसके रिस्पेक्ट में, u1 के कोऑर्डिनेट, u1 के कोऑर्डिनेट चाहिए हैं, स्टैंडर्ड बेसिस है ना ये, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 100 को आप एक्सप्रेस करोगे, 100 को एक्सप्रेस करोगे इनके रिलेशन में, ये है A110 प्लस B100, हाँ सॉरी 101 प्लस C111, और यहाँ से तीन इक्वेशन आएंगी, ABC फाइंड आउट करोगे, ABC फाइंड आउट करोगे तो इक्वेशन क्या है, A प्लस बी प्लस सी इज 1, A प्लस बी प्लस सी इज 1। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, A प्लस सी इज 0। तीसरी इक्वेशन क्या आएगी, B प्लस सी इज 0, B प्लस सी इज 0। तो B प्लस सी 0 तो A की वैल्यू 1 आ गई, A की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर आपका आएगा 1 1। और A की वैल्यू 1 आ गई अगर, तो C की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ आ गया -1। तीसरा C की वैल्यू अगर B की वैल्यू, C की वैल्यू -1 थी, सॉरी ये गलत लिखा मैंने, यहाँ पे C की वैल्यू -1 आई है,
-1, सी की वैल्यू -1 है तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका जो पहला कॉलम है ना 1 1 -1 आएगा, 1 1 -1। मैं नीचे देखता हूँ इसमें कहाँ, इन्होंने कोई और तरीका यूज किया, कोई नहीं, हम अपने तरीके से लिखते हैं 1 1 -1, ये हो गया। अब देखो, अब हम यूज करते हैं U2 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे V1 V2। U2 कितना है, U2 है हमारा 0 1 0, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा 0 1 0, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी 0 a प्लस सी। अब यहाँ पर a प्लस सी अगर 1 है तो b 0 हो जाएगा, ये दूसरा यहाँ टर्म 0 आ जाएगी। अगर b 0 है तो c भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, ठीक है। b और c अगर 0 है तो a 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, समझ गए। अब तीसरा U3 को, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ जो कॉलम चाहिए ना U3 के कोऑर्डिनेट चाहिए V1 V2 विद रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तीसरा जो है वो 0 0 1 है, 0 0 1 है। और ये यहाँ से इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी प्लस सी 0, a प्लस सी 0 तो b भी 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा b 0। और अगर b 0 है तो c हमारा 1 हो जाएगा, c हो जाएगा 1। b और c की वैल्यू पता है, b 0 c 1, तो a भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली, हमारे पास ये p आ गया, ठीक है। v के कोऑर्डिनेट गिवन हमें 1 to 1, तो एक तरह से हमें इसको, ये जो मैट्रिक्स आई इसको 1 to 1 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, 1 to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें जो रिजल्ट मिलेगा आ जाएगा। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई, 2 2 से, तो 3 तो ये हो गया, यहाँ आया 3, अगले में 1, अच्छा जी, उससे अगले में -1 0 और 1 0, 3 1 0 आता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, हम्म, 3 1 0, यहाँ पे हमने कहीं गड़बड़ की है क्वेश्चन में क्या, पी हमने इस रिलेशन को लिखा है B1 के रिस्पेक्ट में गिवन है, B2 के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है। तो B1 से B2 में हम जा रहे हैं, तो B2 से B1 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, B2 यहाँ, B1 यहाँ, और ये जो हमारे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, अगर चलो देख दोबारा मैं चेक कर लूँ एक बार, हमने U1 के कोऑर्डिनेट लिखने हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो U1 है हमारा 1 0 0, स्टैंडर्ड बेसिस है। 1 0 0 को इनके कम्बिनेशन में लिखा है, मैं यहाँ लिखा है कहाँ, ये 1 1 0 1 0 1 1 1 1। तो पहली इक्वेशन आई a प्लस बी प्लस सी 1, दूसरी आई a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तीसरी आई b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ b प्लस सी 0 है तो a 1 है, ठीक है, और a प्लस सी 0 है तो b 1 है, a और b अगर 1 है, c 0 है, ये c 0 है भाई, अगर हमारा a और b 1 है, -1, ठीक है, a1 b1 c-1, ठीक है। दूसरे वाले रिलेशन में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी 0 है, a प्लस सी 0 है तो b 0, b 0 है तो c भी 0, और b और c 0 है तो a 1, ये भी ठीक है। लास्ट हम देखें, a प्लस बी प्लस सी 0 0 1 से, a प्लस सी 0 है तो b इज 0, b 0 है तो c 1, c 1 है a 1, ये यहाँ पे देखें हमारा b a प्लस सी को 0 पुट करें तो a प्लस सी को 0 पुट करें तो b 0 हो जाता है, और b
B0 करने से C0, हाँ C1 हो जाएगा, B0 C1, B0 C1 C1, तो यहाँ गलत आ गया, B0 C1 है तो A -1 है, ये -1 है, -1। और ये अब देखें अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 और 2 3, 3 -1 2, मल्टीप्लाई करें 1 2 3, 3 -1 2, दूसरा 1 0 0, -1 था नहीं, B प्लस C, A प्लस C 0, B is 1, A प्लस C, जी B is 0, B 0 है, C is 1, B0 C1, B0 C1 तो A is -1, ठीक है। तीसरे वाला ये दूसरा मल्टीप्लाई किया हम अगर 1 0 0, ये 1 है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीसरे वाले से, देखें -1 0 और 1 0, तो 2 1 0 है इसका आंसर क्या? कोऑर्डिनेट 0 -1 2, 0 -1 2, ये जो है 1 1 -1 मैट्रिक्स, ये 1 1 -1 1 0 0, -1 0 1, -1 0 1, यहाँ हमने एक उसमें गलती कर रखी है, 1 0 0 आता है ना, 1 0 0, इसमें गड़बड़ हुई है कहीं, ये कहीं गड़बड़ हो रही है। चलो आप इसको ट्राई करना, मैं एक अलग से पेज पे भी इसको करूंगा मैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर दिस रिलेटिव टू, एक तरीका तो सीधा सा यही है कि आप इसको इनके कॉम्बिनेशन में लिखो और एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। दूसरा फिर स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब ट्रांजिशन मैट्रिक्स लेके फाइंड आउट करें। छोड़ो, अब ये थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल ध्यान से देखें, ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू b1, ये करता है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू b2, ठीक है। अच्छा जी, b1 वेक्टर दे रखे हमें, b2 वेक्टर दे रखे, मैं इनके ना नोटेशन अपने जो हम यूज करते हैं ना उसके हिसाब से लिख के दिखाता हूँ। ये आपका हो गया से u1 u2 और u3, ये हो गया v1 v2 v3, और ये फाइंड करना हमने p। अब देखें क्या है इसमें, क्या गिवन है हमें, b1 के कोऑर्डिनेट गिवन है और b2 के फाइंड आउट करने हैं। b1 के कोऑर्डिनेट b1 के रिस्पेक्ट में गिवन है b2, मतलब b1 से b2 पर जा रहे हैं हम, तो जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, b2 to b1, b2 to b1, ठीक है। हम b1 से b2 पर जा रहे हैं कोऑर्डिनेट वाइज, तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, b2 to b1, और ट्रांजिशन मैट्रिक्स का नाम जब b2 to b1 हो तो कैसे हम काम करते हैं, b2 to b1 का मतलब यहाँ तो b2 के वेक्टर लिखो v1 v2 और v3, और यहाँ u1 u2 और u3, तो ये फर्स्ट कॉलम क्या होगा, जब आप u1 को इनके कॉम्बिनेशन में लिखोगे, u1 का मतलब ये, जब आप 1 1 0 को इनके कॉम्बिनेशन में लिखोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ a 1 1 2 प्लस b 2 2 1 प्लस c 1 2 2, ठीक। तो जो ए बी सी आएंगे वो ये आपका पहला कॉलम बनेगा, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना a प्लस 2b, सी भी है यहाँ पर, प्लस सी इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन बनी a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। तीसरी इक्वेशन है 2a प्लस
बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इन तीनों से आपने ABC निकालना है, ABC निकालेंगे भाई, वो आप वेरीफाई करके देखना। ये जो ABC आएंगे ना, ये आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा। इसी तरीके से आप 110 है, अब 010, यहाँ 010, यहाँ 010 लेके सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। तो इसको करके देखना, ये कंप्लीट बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। बस, थैंक यू।